हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। बेटा लास्ट क्लास में हमने क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी पढ़ा था। क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी में हमने RLBP देखा, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, दूसरा था एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट और तीसरा था डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। बराबर। आज हम क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी नंबर 4 दैट इज ऑस्मोटिक प्रेशर। बेटा व्हाट इज क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी? द प्रॉपर्टी ऑफ अ सॉल्यूशन विच डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल। द प्रॉपर्टी विच डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल, यानी कि नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल के चेंज होने पर ये प्रॉपर्टीज चेंज होती रहेगी। जैसे कि वेपर प्रेशर क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी नहीं है, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है। बॉइलिंग पॉइंट क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी नहीं है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी नहीं है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है। उसी तरह से प्रेशर क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी नहीं है, ऑस्मोटिक प्रेशर क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है। आई बात समझ में? बेटा हम ऑस्मोटिक प्रेशर समझे उससे पहले मुझे ऑस्मोसिस समझाना पड़ेगा आप लोगों को। दैट व्हाट इज ऑस्मोसिस, ध्यान से समझना। द फिनोमिना ऑफ अ स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मोलिक्यूल फ्रॉम सॉल्यूशन और मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम लो कॉन्सेंट्रेशन टू हाई कॉन्सेंट्रेशन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। फिर से बोल रहा हूं, the phenomena of spontaneous movement of solvent molecule from solution or the movement of solvent molecule from low concentration to high concentration is called osmosis। यानी कि किसी भी सॉल्यूशन में से सॉल्वेंट का स्पॉन्टेनियस मूवमेंट, सॉल्यूशन में से सॉल्वेंट का स्पॉन्टेनियस मूवमेंट या तो फिर सॉल्वेंट का मूवमेंट लो कॉन्सेंट्रेशन वाले सॉल्यूशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन वाले सॉल्यूशन की तरफ होना, उस प्रोसीजर को, उस फिनोमिना को हम ऑस्मोसिस बोलते हैं। लो कॉन्सेंट्रेशन वाले सॉल्यूशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन वाले सॉल्यूशन की तरफ मूवमेंट जो मिलेगा सॉल्वेंट मोलेक्यूल का, उस फिनोमिना को हम बोलेंगे ऑस्मोसिस। ठीक है। ऑस्मोसिस को आसान शब्दों में समझाने के लिए मैंने यहाँ पे एक फिगर ड्रॉ किया है, बट टेक्स्ट बुक में अलग फिगर है, मैं अलग तरीके से समझा रहा हूँ। ये समझने के बाद अब टेक्स्ट बुक में से एक बार देख लेना, समझ में आ जाएगा। यहाँ पे मैंने एक बड़ा सा कंटेनर लिया है, इस कंटेनर के बीच में मैंने SPM यानी कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगा दी। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की लेफ्ट साइड सॉल्यूशन 1 है और राइट हैंड साइड सॉल्यूशन 2 है। Assume that the concentration of solution 1 is C1 and concentration of solution 2 is C2. And I told you that concentration C1 is more than concentration C2. C1 की concentration C2 की concentration से ज्यादा है, यानी कि solution 1 की concentration solution 2 की concentration से ज्यादा है। ठीक है। अच्छा, अब सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का क्या मतलब है? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन मतलब दिस मेम्ब्रेन अलाउज द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल ओनली। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन एक ऐसी मेम्ब्रेन है, एक ऐसी छलनी है जो सिर्फ सॉल्वेंट मोलेक्यूल को पास करने देगी, सॉल्यूट मोलेक्यूल को नहीं। आप इसका एक सिंपल सा एग्जांपल समझ लो। आपके घर पे जब चाय बनती है तो चाय को जब आप वो छलनी में से डालते हो तो वो मिल्क वाली जो प्रोसीजर है, जो सॉल्वेंट मोलेक्यूल है वो सारे बाहर आ जाते हैं, बाकी जो सॉलिड फॉर्म में जो सॉल्यूट मोलेक्यूल है वो रह जाते हैं। आई बात समझ में? अच्छा, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन नेचुरल भी हो सकती है और सिंथेटिक भी हो सकती है। नेचुरल सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कौन सी है? वो है सेल वॉल। ठीक है। एनिमल ब्लैडर, हमारी किडनी में जो सेल वॉल होता है, आप कितना भी सॉल्ट वाला पानी पी लो, किडनी की वॉल में से सिर्फ सॉल्वेंट मोलेक्यूल पास होंगे, वो सॉल्ट अंदर ही रह जाएगा, जो बाद में जम के पथरी बनता है। स्टोन प्रॉब्लम जिसी को होता है ना, वो इसकी वजह से होता है, क्योंकि किडनी की वॉल में से सिर्फ सॉल्वेंट मोलेक्यूल पास हो सकते हैं, सॉल्यूट नहीं। तो जितना आप सॉल्ट वाला पानी पियोगे तो सॉल्ट अंदर ही रह जाएगा और वो किडनी से सिर्फ सॉल्वेंट बाहर निकलेंगे और फिर वो सॉल्ट जम के आपको स्टोन की प्रॉब्लम देगा। सो किडनी की वॉल हो गई, सेल वॉल हो गई, एनिमल ब्लेडर हो गया। ठीक है। ये सारे नेचुरल सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। आर्टिफिशियल भी होते हैं, जैसे कि कॉपर फेरोसाइनाइड, ठीक है, वो आर्टिफिशियल मेम्ब्रेन की तरह काम करता है। तो टेक्स्ट बुक में से एक बार बेटा आप सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के एग्जांपल देख लेना। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का मेन पर्पस क्या है? कि वो सॉल्वेंट मोलेक्यूल को पास होने देंगे, सॉल्यूट को नहीं। ठीक है।
एक आसान भाषा में समझो बेटा, जो सॉल्यूशन होता है उसके दो पार्ट होते हैं, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। अब सॉल्यूट जो है वो साइज में बड़ा होता है और सॉल्वेंट जो है वो साइज में छोटा होता है। तो ये छोटी साइज वाला जो पार्टिकल है वही सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से पास होगा, बड़ी साइज वाला सॉल्यूट पास नहीं होगा। तो एक बात दिमाग में बिठा लो कि जहां सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है वहां से सिर्फ सॉल्वेंट मोलेक्यूल पास होंगे, सॉल्यूट मोलेक्यूल नहीं। ठीक है, अब इस फिगर पे वापस आ जाओ। यहाँ पे सॉल्यूशन 1, यहाँ पे सॉल्यूशन 2, बीच में सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ 1 यानी कि सॉल्यूशन 1 की कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन 2 की कॉन्सेंट्रेशन से ज्यादा है। अब कॉन्सेंट्रेशन का मतलब क्या है? किसी भी सॉल्वेंट में आप सॉल्यूट डालते हो तब उसकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती है। मान लो एक ग्लास में मैंने 5 ग्राम सॉल्यूट डाला और दूसरे ग्लास में मैंने 10 ग्राम सॉल्यूट डाला, तो 10 ग्राम सॉल्यूट जिसमें है उसकी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगी, है ना। तो कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होने का मतलब यही है कि उसमें सॉल्यूट पार्टिकल ज्यादा है, और कॉन्सेंट्रेशन कम होने का मतलब यह है कि उसमें सॉल्वेंट पार्टिकल ज्यादा है। सीधी बात है। तो मैंने क्या कहा कि C1 की यानी कि कॉन्सेंट्रेशन C1 इज ग्रेटर देन C2। C1 की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है मतलब C1 वाले बीकर में सॉल्यूट पार्टिकल ज्यादा होंगे। C2 के कॉन्सेंट्रेशन कम है मतलब C2 में सॉल्वेंट के पार्टिकल ज्यादा होंगे। ठीक है, जैसे कि मैंने यहां लिखा है लो कॉन्सेंट्रेशन टू हाई कॉन्सेंट्रेशन, किसकी कॉन्सेंट्रेशन लो है? C2 की। तो C2 से C1 की तरफ आपको स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मोलेक्यूल ओनली, यानी कि सॉल्यूशन 2 में जो सॉल्वेंट मोलेक्यूल है वो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से सॉल्यूशन 1 में चले जाएंगे। ठीक है, क्योंकि लो कॉन्सेंट्रेशन टू हाई कॉन्सेंट्रेशन की रिस्पेक्ट में देखा जाए तो मूवमेंट मिलता है लो टू हाई, बट सॉल्वेंट के मोलेक्यूल की तरफ देखो तो C2 में सॉल्वेंट मोलेक्यूल ज्यादा है, C1 में कम है। तो C2 में सॉल्वेंट मोलेक्यूल ज्यादा है, C1 में कम है, तो बैलेंस करने के लिए C2 से C1 की ओर जाएगा। बेटा यहां एक और बात ध्यान से समझ लो कि सिर्फ C2 से C1 में ही सॉल्वेंट मोलेक्यूल का जाना होता है, ऐसा नहीं है। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन सॉल्वेंट मोलेक्यूल को अलाउ करता है। दैट मींस C2 में जो सॉल्वेंट मोलेक्यूल है वो C1 में जा सकते हैं। तो क्या C1 के पास सॉल्वेंट मोलेक्यूल नहीं है? है। तो C1 से भी सॉल्वेंट मोलेक्यूल C2 में जा सकते हैं, पर उसकी अमाउंट कम रहेगी क्योंकि C1 में ऑलरेडी सॉल्वेंट कम है तो वो C2 में नहीं जा सकता। एज्यूम कर लो कि C2 से C1 में 500 मोलेक्यूल जा रहे हैं, तो C1 से C2 में 50 मोलेक्यूल ही जाएंगे, यानी कि नेट मूवमेंट कितना होगा? 450 का। किस डायरेक्शन में? C2 से C1 की ओर। आई बात समझ में? तो ये जो स्पॉन्टेनियस मूवमेंट मिला, इसमें आपको मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगा दो, कॉन्सेंट्रेशन का डिफरेंट कर दो तो स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मोलेक्यूल मिलेगा। उसे हम कहते हैं ऑस्मोसिस। ठीक है, तो अब हम आते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर पर। यहां पे मैंने एक और फिगर ड्रॉ किया है। यहां दोनों बीकर को मैंने बीच से सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से कनेक्ट कर दिया। इस वाले बीकर में सॉल्यूशन है, यानी कि सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट दोनों है। इस वाले बीकर में सिर्फ प्योर सॉल्वेंट है। तो बताओ कॉन्सेंट्रेशन इसकी ज्यादा होगी? सीधी बात है, इसमें सॉल्यूट है, इसमें है ही नहीं, तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, इसकी कॉन्सेंट्रेशन कम है। इसकी वजह से लो कॉन्सेंट्रेशन टू हाई कॉन्सेंट्रेशन, लो कॉन्सेंट्रेशन टू हाई कॉन्सेंट्रेशन सॉल्वेंट का मूवमेंट मिलेगा, सॉल्वेंट का मूवमेंट मिलेगा, जो कि है ऑस्मोसिस। पर मुझे इस प्रोसेस को स्टॉप करना है, मुझे ये ऑस्मोसिस नहीं होने देना है। क्यों? क्योंकि मेरे पास प्योर सॉल्वेंट है, यहां पे सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट है। एक सिंपल सी एग्जांपल से मैं आपको समझाऊं कि ये सी वाटर है, क्या है? सी वाटर, और ये प्योर वाटर है। इस वाले बीकर में सी वाटर है, मतलब कि ये अशुद्ध पानी है, ये इम्प्योर सॉल्यूशन है, इम्प्योर सॉल्यूशन है, और ये सिर्फ प्योर सॉल्वेंट है, सिर्फ पानी। तो अगर आपको कहूं कि आप कौन सा पानी पियोगे तो आप ये वाला पानी पियोगे, सीधी बात है, ये वाला पानी आप नहीं पियोगे। बट अगर इस कंडीशन में होगा क्या कि जो प्योर वाटर है उसमें से प्योर वाटर का मूवमेंट इम्प्योर वाटर की ओर है, यानी कि अगर आपने ऑस्मोसिस की प्रोसीजर को कंटिन्यू होने दिया तो आपका प्योर वाटर भी इम्प्योर होने लगेगा। अब ये मुझे नहीं करना, ये मुझे नहीं करना है। तो ये जो मूवमेंट है इसको रोकने के लिए मैंने क्या किया है, दोनों ओर पिस्टन लगा दी, दोनों बीकर के ऊपर पिस्टन है। नॉर्मल कंडीशन में पिस्टन के ऊपर कितना प्रेशर लग रहा है? प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेयर जो है वो
बट इस मूवमेंट को रोकने के लिए, इस वाले मूवमेंट को रोकने के लिए मुझे यहां से ज्यादा प्रेशर देना पड़ेगा ताकि प्रेशर इस तरफ हो और ये बैलेंस हो जाए। समझ रहे हो? इस वाले ऑस्मोसिस की प्रोसीजर को रोकने के लिए जो मैं प्रेशर लगा रहा हूं उसे कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर, पाई। ऑस्मोटिक प्रेशर की सिग्नेचर है पाई। तो यहां पी एटमोस्फेयर प्लस पाई लगना पड़ेगा। यहां मैं थोड़ा प्रेशर दूंगा तो ये मूवमेंट इस तरफ होगा, तो इस मूवमेंट को और इस मूवमेंट को क्रॉस करेगा तो ये फ्लो रुक जाएगा, यानी आपका प्योर सॉल्वेंट प्योर ही रहेगा, वो इम्प्योर की ओर नहीं जानेगा। यानी कि ऑस्मोसिस की प्रोसीजर को रोकने के लिए हम जो प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं वो है ऑस्मोटिक प्रेशर। इज दैट क्लियर? अब ये ऑस्मोटिक प्रेशर पाई किसके ऊपर डिपेंड करता है? तो सीधी बात है कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर, लो टू हाई जा रहा है, और टेम्परेचर के ऊपर, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करती है। तो पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू CRT, यानी कि पाई इक्वल टू CRT, वेयर C इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन, R इक्वल टू गैस कांस्टेंट एंड T इक्वल टू टेम्परेचर। अब कॉन्सेंट्रेशन यानी मोल पर लीटर। कॉन्सेंट्रेशन को मैं अगर मोलारिटी के फॉर्म में दिखाऊं तो कॉन्सेंट्रेशन इक्वल टू मोल पर लीटर। मोल किसके? तो मोल सॉल्यूट के। मोल किसके रिस्पेक्ट में माना जाता है? बेटा सिग्नेचर 1 जो है, अगर जहां जहां आपको 1 दिख रहा है वो सॉल्वेंट की बात कर रहा है, और जहां 2 दिख रहा है वो सॉल्यूट की बात हो रही है। या तो फिर A और B से मैनेज कर लो आप, A और B से भी समझ लो। जहां A दिखे वो सॉल्वेंट, जहां B दिखे वो सॉल्यूट, जहां 1 दिखे वो सॉल्वेंट, जहां 2 दिखे वो सॉल्यूट। अच्छा, तो सॉल्यूट के रिस्पेक्ट में कॉन्सेंट्रेशन मेजर की जाती है। इस वजह से मैं कॉन्सेंट्रेशन की जगह लिख सकता हूं मोल पर लीटर, यानी कि मोल पर वॉल्यूम RT। V को सामने ले जाओ तो पाई V इक्वल टू N2RT, N2 यानी मोल ऑफ सॉल्यूट इक्वल टू वेट अपॉन मोलिकुलर वेट, तो W बाय mRT, V नीचे ले लो तो पाई इक्वल टू WRT बाय mV। ये हो गया आपका ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला। न्यूमेरिकल इसके बेसिस पे करेंगे हम, ठीक है? ये हो गया ऑस्मोसिस, ये हो गया ऑस्मोटिक प्रेशर। एक छोटी सी बात और बाकी है, वो है रिवर्स ऑस्मोसिस। क्या है? रिवर्स ऑस्मोसिस। बेटा हम सभी जानते हैं कि अभी दुनिया में पीने लायक पानी की काफी शॉर्टेज है। तो अगर ऑस्मोसिस की प्रोसीजर को कंटिन्यू होने दे तो हमारे पास जो प्योर पीने का पानी है वो भी इम्प्योर हो जाए। हमें क्या करना है? पीने लायक पानी को बढ़ाना है। तो अभी हमने सिर्फ इतना ही प्रेशर लगाया है, ऑस्मोटिक प्रेशर में हमने सिर्फ इतना ही प्रेशर लगाया है कि प्योर सॉल्वेंट का ये फ्लो जो है वो रुक जाए। पर थोड़ा आगे सोचो, क्या हम इस सी वाटर को पीने लायक नहीं बना सकते? क्या हम इस इम्प्योर वाटर को इस तरह भेज के प्योर नहीं कर सकते थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन? अगर हमने यहां से ज्यादा प्रेशर लगा दिया तो इस बीकर में जो प्योर सॉल्वेंट है वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू इस तरफ चला जाएगा। नहीं समझे? मुझे इसको इम्प्योर नहीं होने देना है, दैट इज ऑस्मोटिक प्रेशर। बट एक स्टेप आगे बढ़ के मुझे इसको प्योर भी करना है, दैट इज रिवर्स ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस इस तरह से हो रहा था पर मैंने ऑस्मोटिक प्रेशर लगा के इस वाले फ्लो को स्टॉप कर दिया, पर मैं और ज्यादा प्रेशर लगा दूं तो इस वाले इम्प्योर सॉल्यूशन में जो प्योर सॉल्वेंट है वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू इस तरफ चला जाएगा, यानी कि मुझे प्योर वाटर मिलेगा। उस घटना को और उस फिनोमिनन को कहते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस। बेटा एक मजेदार बात बताऊं, ध्यान से सुन लो। आप सभी के घर में आरओ प्लांट होता है ना, पीने का पानी शुद्ध करने के लिए आरओ प्लांट। वो आरओ मतलब रिवर्स ऑस्मोसिस, आरओ मतलब रिवर्स ऑस्मोसिस। तो ये रिवर्स ऑस्मोसिस की जो प्रिंसिपल है वो हम अपने घर पे भी यूज कर रहे हैं, आरओ रिवर्स ऑस्मोसिस। ठीक है बेटा, हमने पढ़ा ऑस्मोसिस, ऑस्मोटिक प्रेशर एंड रिवर्स ऑस्मोसिस। सो हियर वी आर कंप्लीटेड क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज। सॉल्यूशन एंड क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी में हमने सॉल्यूशन खत्म किया, क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी खत्म की। क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी 4 थी, वो सभी को हमने डिस्कस कर लिया। अब एक आखिरी टॉपिक बाकी रहता है, वो है वांट ऑफ फैक्टर। तो वांट ऑफ फैक्टर के बारे में मैं आपको थोड़ी सी बात आज के लेक्चर में बताना चाहूंगा। बेटा अगर मैं आपसे कहूं कि अभी हमने जो 4 क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी, जो हमने अब तक क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी वो गलत है, तो शौक लगेगा ना? क्योंकि
qualitative property is directly proportional to number of solute, number of solute, यानी कि अगर सॉल्यूट ज्यादा है तो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी ज्यादा रहेगी, सॉल्यूट कम है क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी कम रहेगी। अगर आपने देखा कि आपने सॉल्यूट का एक मोलेक्यूल डाला और आपने उस हिसाब से क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी को कैलकुलेट किया, पर वो मोलेक्यूल सॉल्वेंट में जाके डिसोसिएट हो गया और एक में से दो बन गया, तो सॉल्यूट की पार्टिकल डबल हो गए, तो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी में गड़बड़ आएगी कैलकुलेशन में। आपने दो मोलेक्यूल अंदर डाले, आपने सॉल्यूट के दो पार्टिकल सॉल्यूशन में डाले, तो आप कैलकुलेशन दो के हिसाब से करोगे कि मेरी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी ये दो पार्टिकल के हिसाब से रहेगी। पर मान लो वो दो पार्टिकल सॉल्यूशन में जाके एसोसिएट हो गए, दो में से एक हो गया, तो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी, यानी कि आपकी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी की कैलकुलेशन में गड़बड़ होगी। उस गड़बड़ को दूर करने के लिए हमें जो फैक्टर की जरूरत है वो है वॉन टॉप फैक्टर। ठीक है, मान लो मेरे पास ये बीकर है, उस बीकर में मैंने शुगर डाला, शुगर लिखा है मैंने यहाँ पे शुगर, तो शुगर का ना तो डिसोसिएशन होगा ना तो एसोसिएशन होगा। मान लो मैंने 1 मोल शुगर डाला है, 1 मोल, तो उसमें पार्टिकल कितने होंगे 6.02 इंटू 10⁻23, तो उस पार्टिकल के हिसाब से मैं क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी डिस्कस कर लूंगा। ठीक है, पर अब मैंने क्या किया, 1 मोल KCl डाला, 1 मोल KCl, 1 मोल KCl, तो मैंने जो कैलकुलेशन की वो 1 मोल के हिसाब से की, यानी कि 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल के हिसाब से की। बट बेटा जैसे ही मैंने KCl को अंदर डाला वो डिसोसिएट हो गया, किसमें, K प्लस में और Cl माइनस में, मतलब उसने 1 मोल K प्लस दिया, 1 मोल Cl माइनस दिया, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल हो गए 2, टोटल पार्टिकल हो गए 12 इंटू 10⁻23, तो मेरी कैलकुलेशन में गड़बड़ हो जाएगी। समझ रहे हो, यानी कि मुझे ये गलती सुधारने के लिए वन टॉप फैक्टर की जरूरत पड़ेगी। तो मैं आपको डिसोसिएशन और एसोसिएशन दोनों के केस में वन टॉप फैक्टर समझा रहा हूं। वन टॉप फैक्टर की सिग्नेचर है I, उसको हम I से डिनोट करेंगे। पहला केस में ले रहा हूं डिसोसिएशन का, दूसरा केस में ले रहा हूं एसोसिएशन का। KCl गिव्स K प्लस और Cl माइनस। t=0 समय पे KCl के कितने मोल लिए थे मैंने, 1, डिसोसिएशन नहीं हुआ तो ये 0, ये 0। t=t समय पे, यानी कि ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, ये कंप्लीटली खत्म हो गया और किसमें कन्वर्ट हो गया, 1 K में और 1 Cl में। सही है, ये मेरा थियोरेटिकल था। थियोरेटिकली मैंने क्या किया कि भाई KCl का एक मोल लिया, तो ये एक जो है वो थियोरेटिकल है। ऑब्जर्व, मैंने देखा, ऑब्जर्व किया, तो कितनी प्रॉपर्टी मिली मुझे, कितने मोलेक्यूल मिले, 2 मोलेक्यूल, 1 K प्लस के और 1 Cl माइनस के, तो ये ऑब्जर्व। अब वन टॉप फैक्टर के फॉर्मूला देखो, वन टॉप फैक्टर I इज इक्वल टू ऑब्जर्व क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी अपॉन थियोरेटिकल क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी। ऑब्जर्व कितना आया, 2, थियोरेटिकल कितना आया, 1, तो I की वैल्यू कितनी आएगी, 2। समझ गए। अभी ना बेटा मैं आपको सिर्फ I की वैल्यू निकालना सिखा रहा हूं, बाद में उसको हम क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी को चेंज करना भी सीखेंगे। अभी डिसोसिएशन के केस में I की वैल्यू कितनी आ गई, 2। अब एसोसिएशन का केस देखो, जब एसिडिक एसिड को बेंजीन में डालते हो तो उसका एसोसिएशन हो जाता है। आपने 2 एसिडिक एसिड को डाला, वो बेंजीन में हो जाके 1 हो गया। एसोसिएशन मतलब 2 में से 1 हो जाना, डिसोसिएशन मतलब 1 में से 2 हो जाना। तो जैसे ही मैंने एसिडिक एसिड के 2 मॉलिक्यूल डाले, वो कंबाइन होकर 1 हो गया। तो थियोरेटिकल कितने, 2, थियोरेटिकल मैंने कितना देखा, 2। जब ऑब्जर्व किया तो पता चला कि वो तो 1 हो गए। फिर से फॉर्मूला I इक्वल टू ऑब्जर्व अपॉन थियोरेटिकल। ऑब्जर्व कितना हुआ, 1, थियोरेटिकली 2, तो I की वैल्यू कितनी आई, 0.5। यानी कि मैंने यहाँ पे एक टेबल बनाया है, देखो डिसोसिएशन, डिसोसिएशन के केस में नंबर ऑफ सॉल्यूट बढ़ गए, मैंने डाला था 1, हो गए 2, सॉल्यूट के नंबर बढ़ गए। सॉल्यूट के नंबर बढ़ गई तो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी बढ़ गई, क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी बढ़ गई तो मोलर मास कम हो गया। कैसे, मैंने डाला था 1 और वो 2 में टूट गया तो मोलर मास कम हो गया ना। एक का मोलर मास मान लो 100 था और वो दोनों में टूट गया, तो एक का 60 होगा, एक का 40 होगा, तो मोलर मास कम हो गया, तो मोलर मास कम हो गया और I की वैल्यू 1 से ज्यादा मिली। सिमिलरली एसोसिएशन के केस में नंबर ऑफ सॉल्यूट कम हो गए, मैंने डाले थे 2, हो गए 1, तो नंबर ऑफ सॉल्यूट कम हो गए, क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी भी कम हो जाएगी, मोलर मास बढ़ जाएगा। इसका 20 था, इसका 30 था, दोनों को मिला के देखा तो मोलर मास 50 हो गया, यानी कि मोलर मास बढ़ गया और I की वैल्यू लेस देन 1 आई। यानी कि क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी और मोलर मास इनवर्सली प्रोपोर्शनल है।
कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी और मोलर मास इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो एक और फॉर्मूला बनेगा I इक्वल टू ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन थियोरेटिकल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। इसका उल्टा कर दो, इज इक्वल टू थियोरेटिकल मोलर मास अपॉन ऑब्जर्व मोलर मास, थियोरेटिकल मोलर मास अपॉन ऑब्जर्व मोलर मास। ठीक है, ओके बेटा, आई के बारे में डिटेल में अगले क्लास में पढ़ेंगे। अब तक का देख लो, कोई भी डाउट हो मुझे व्हाट्सएप ग्रुप पे मैसेज करना। ठीक है।